सुप्रभात विद्यार्थियों। आज जो हमारा अध्याय है अध्याय नंबर 15 क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया का अर्थ क्या होता है? करना या होना। जो व्यक्ति जो है कार्य करता है, जिस माध्यम से कार्य होता है वह क्रिया होता है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से जो है किसी काम के होने का बोध हो या करने का बोध होना, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे दादाजी पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ पर दादाजी जो है करता है और पूजा जो है कर्म करना, रहा है, रही है, रहे हैं, ये क्या है? क्रिया है। ठीक है जी। अब क्रिया की जो है कुछ एक नियम है कि क्रिया जो है किससे संबंधित है। क्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? पहला पॉइंट देखिए, कुछ क्रियाएं की जाती है, यानी कि किसी कर्ता के द्वारा जो है उस क्रिया को किया जा रहा है। जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, किसके द्वारा जो है स्कूल जाया जा रहा है? बच्चे के द्वारा। आज हम टेनिस खेलेंगे, तो आज जो है हम कौन खेलेगा? हम जो है टेनिस खेलेंगे। तो इन वाक्य में जो है कर्ता द्वारा जो है कार्य किया जा रहा है और इस क्रिया का जो है करना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रिया का करना कहते हैं। कुछ क्रियाएं जो है स्वयं जो होती है, यानी कि खुद ही होती है, अपने आप ही होती है, जिसमें कर्ता नहीं होता। पानी बरस रहा है, यानी कि पानी क्या है? प्रकृति का एक रूप है। पानी बरस रहा है, हवा चल रही है, दिन निकल आया है, यानी कि रहा है, रही है, आया है, गया है, ये क्या है? क्रियाएं हैं। और ये जो अपने आप ही हो रही है, यानी कि पानी बरस रहा है अपने आप, हवा जो चल रही है अपने आप चल रही है, दिन निकल आया अपने आप। ठीक है, किसी के माध्यम से नहीं। तो ये जो है क्रिया स्वयं हो रही है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसे क्रिया का होना कहते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, क्रिया विकारी शब्द है। यानी कि विकारी शब्द कौन से होते हैं? जो लिंग वचन और काल के अनुसार जो है परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और ये बदलते रहते हैं। लिंग के आधार पर देखिए, लड़का पढ़ता है, तो ये क्या? लड़का क्या है? पुल्लिंग है। तो लड़के के अनुसार यानी कि कर्ता के अनुसार जो है क्रिया भी चेंज होती है, यानी कि परिवर्तित होती है। लड़की पढ़ती है, अब यहाँ लड़का पढ़ता था, यहाँ पर देखो लड़की जो है स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी जो है स्त्रीलिंग में ही होगी। आगे देखिए, इसमें वचन के आधार पर, अब लड़का दौड़ रहा है, यहाँ लड़का एक वचन में है, तो क्रिया भी जो है एक वचन के अनुसार हो रही है। लड़के दौड़ रहे हैं, यहाँ लड़के क्या है? बहुवचन में है, तो क्रिया भी जो है किस में हो रही है? बहुवचन में हो रही है। कार्य के आधार पर, काल के आधार पर, यानी कि समय, लड़के पढ़ रहे थे, यानी कि था, थे, थी, जहां पर आ जाए भूतकाल होता है, ता, ते, ती, वहां पर क्या आ जाएगा? वर्तमान काल, और गा, गेगी, यानी कि भविष्यत काल। तो लड़के पढ़ रहे थे, यानी कि भूतकाल की बात हो रही है, यानी कि पढ़ रहे थे। ठीक है, तो भूतकाल। और लड़के पढ़ते हैं, अभी मैंने बताया था ता है, ते है, ती है, आ जाए तो वहां पर क्या होगा? वर्तमान काल होगा। लड़के पढ़ेंगे, ये क्या है? भविष्यत काल है। यानी कि जैसे हम जो है परिवर्तित करेंगे, काल के अनुसार परिवर्तित करेंगे, तो कर्ता भी जो है उसी के अनुसार परिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्रिया के रूप है। क्रियाएं जो होती है वो विकारी शब्द होते हैं, और जो लिंग वचन काल आदि के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि उनका रूप बदल जाता है। अगला जो है बिंदु देखिए, यदि वाक्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह ने नहीं होता, यानी कि उसमें ने, कर्ता ने नहीं होता, तो क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार जो है होती है। हलवाई जलेबी बनाता है, तो यहाँ देखिए हलवाई ने जलेबी बनाई, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर ने नहीं लगाया तो हलवाई जलेबी बनाता है, तो ये
कर्ता के अनुसार जो है क्रिया पुल्लिंग एक वचन होगी, और श्रुति पुस्तक पढ़ती है ये स्त्रीलिंग के अनुसार होगी। ठीक है, अब यहाँ पर श्रुति जो है स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी जो है स्त्रीलिंग के अनुसार एक वचन में होगी। लड़के क्रिकेट खेलते हैं तो लड़के यहाँ पर बहुवचन है तो क्रिया भी जो है बहुवचन में होगी, और ये क्या है, लड़के क्या है, पुल्लिंग है। लड़कियां साइकिल चलाती हैं, लड़कियां क्या है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन में है, यानी कि बहुत सी लड़कियां हैं इसमें, और चलाती है तो ये क्रिया जो है स्त्रीलिंग के अनुसार परिवर्तित हो जाएगी। यदि वाक्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह ने का प्रयोग किया गया हो तो किसी क्रिया जो है कर्म के अनुसार होगी। अब जो है यहाँ कर्ता के अनुसार नहीं हो, जहां पर ने आ जाए जिस भी वाक्य में, वहां पर जो है कर्म के आधार पर जो है क्रिया होगी। यानी कि आगे जो है इसके क्रिया के भेद आएंगे, अकर्मक और सकर्मक। तो जहां पर ने आ जाएगा तो वहां सकर्मक क्रिया ही होगी, ये ध्यान रखना। आगे जब आएगी सकर्मक क्रिया ये पॉइंट जो है फिर दोहराया जाएगा कि रोहन ने पुस्तक पढ़ी। अब रोहन करता है लेकिन सारा जो है आधार क्या है, पुस्तक है, यानी कि किसको पढ़ रहा है, वो पुस्तक को पढ़ रहा है। तो यहाँ रोहन ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ी किसके, यानी कि कर्म के अनुसार जो है क्रिया चेंज हुई। पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो क्रिया भी जो है स्त्रीलिंग में होगी। छात्रों ने पुस्तकें खरीदी। अब छात्र जो है, छात्रों जो है ये करता है, लेकिन यहाँ पुस्तकें बहुवचन है कर्म, तो कर्म के अनुसार जो है ये परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि बहुवचन। नानी जी ने केला खाया। अब नानी जी जो है करता है और केला जो है एक वचन में है, तो उसी के अनुसार जो क्रिया भी एक वचन में होगी, और केला क्या होता है, पुल्लिंग होता है। दीदी ने बाजार से केले खरीदे। अब दीदी जो है करता है, स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पर केले जो है बहुवचन में है और पुल्लिंग है, तो जो क्रिया होगी खरीदे वो भी क्या होगी, बहुवचन में होगी। तो आगे देखो एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर आया है, धातु। धातु क्या होता है, शब्द जो मूल रूप होता है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और क्रिया विकारी शब्द है, अतः लिंग वचन काल आदि के अनुसार जो है इसमें प्रत्यय लगाकर क्रिया के अन्य रूप बनाते हैं। प्रत्यय आपको पता होगा कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर या पीछे लगकर उसके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय जो होते हैं वो किसी भी शब्द के पीछे लगकर जो है अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जो है धातु के साथ में प्रत्यय लगाएंगे तो वो उसका जो है अर्थ बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पर ये बच्चे जो है करता है और खेलना जो है क्या है, कर्म है, और रहे हैं ये क्या है, क्रिया है। ठीक है, क्या तुम आज मेरे साथ खेल सकते हो, तो यहाँ पर जो है विकारी शब्द, अविकारी शब्द आ गया साथ। ठीक है, इधर भी जो है देखिए खेल रही हो या नहीं। तो इन सभी वाक्यों में खेल क्रियापद क्रिया का मूल रूप या धातु है। क्रिया के मूल रूप का प्रयोग करते समय हम जो सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जैसे तू पढ़, तू लिख, तू खेल, तू जा, तू खा आदि। आगे देखिए इसमें खेल जो है धातु, उसके साथ में प्रत्यय लगा दिया, ना लगा दिया, आ लगा दिया, ता लगा दिया, गा लगा दिया, और ओ, ए या फिर ऊंगा। ठीक है, ये क्या है, प्रत्यय है, और उसकी जो है अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। देखो मुझे टेनिस खेलना आता है, यहाँ पर हमने कबड्डी का मैच खेला, तो यहाँ पर जो है काल के अनुसार की बात करते तो ये वर्तमान काल हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, भूतकाल की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ परिवर्तित हो जाएगा, उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा जब हम उसके पीछे प्रत्यय जोड़ देंगे। मूल शब्द तो वही है, लेकिन प्रत्यय जब हम जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। धातु के 4 भेद होते हैं, सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, मिश्र धातु और नाम धातु। सामान्य धातु कौन सी होती है, क्रिया के मूल रूप में ना प्रत्यय जोड़ देने से जो रूप बनता है उसे सामान्य
धातु कहते हैं। जैसे चल प्लस में ना चलना, कह प्लस में ना कहना, उड़ प्लस में ना उड़ना, लिख प्लस में ना लिखना। व्युत्पन्न धातु क्या होती है? सामान्य व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है? उल्टा। सामान्य धातु के साथ प्रत्यय लगाकर जो धातु बनती है, यानी कि सामान्य धातु तो हमने क्या किया था? चल प्लस में ना चलना। अब चलना के साथ में क्या लगा दिया हमने? प्रत्यय और लगा दिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? देखिए, रो मूल धातु है, इसमें सामान्य धातु लगा दिया ना, तो रो ना। अब व्युत्पन्न धातु क्या होगी? रुलाना, रुलवाना। ठीक है जी। उग, उग में प्लस में ना कर दिया तो उगना। अब जब सामान्य धातु के साथ में हम प्रत्यय और लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? उगाना। सो प्लस में सोना, सो प्लस ना सोना, और सोना के साथ में प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? सुलाना, सुलवाना। ये क्या है? व्युत्पन्न धातु है। अब मिश्र धातु क्या होती है? वे धातुएं जो संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के साथ आना, करना, लगना, होना, लेना, जाना आदि लगाकर बनाई जाती है, वे मिश्र धातु कहलाती है। यानी कि ये जो शब्द है साथ में जुड़ते हैं, लेकिन जब दोनों शब्द जो है अर्थ के में परिवर्तन करते हैं तो क्या होगा? दोनों अलग अलग लिखे जाएंगे। जैसे जन्म प्लस में लेना, तो जन्म अलग लिखा जाएगा और लेना अलग लिखा जाएगा। ये संज्ञा है। विशेषण की बात करें, ऊंचा, ऊंचा क्या है? विशेषण का मतलब क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। तो ऊंचा क्या है? किसी की ऊंचाई बताने की बात हो रही है, विशेषता हो रही है, तो ऊंचा प्लस में होना, तो ऊंचा होना। बुरा प्लस में लगना, बुरा लगना। अब क्रिया विशेषण की बात, यानी कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। ऊपर प्लस में जाना, ऊपर जाना। पास प्लस में आना, पास आना। नाम धातु क्रिया क्या नाम धातु क्या होती है? कुछ धातु रूप संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ। पीछे जो हमने किया था मिश्र धातु, वो किसके साथ? संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण के साथ हो रही है। और ये क्या है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं, इन्हें नाम धातु कहते हैं। संज्ञा शब्दों से रंग से क्या बन जाएगा? रंगना। लाज से क्या बन जाएगा? लजाना। फिल्म से क्या बन जाएगा? फिल्माना। सर्वनाम की बात करें तो अपना, अपनाना। ठीक है। विशेषण शब्दों से बात करें तो साठ से सठियाना, गरम से गरमाना, चमक से चमकाना। अब बात करते हैं हम क्रिया के भेदों की। क्रिया के भेद जो हैं कर्म के आधार पर दो होते हैं और प्रयोग और संरचना के आधार पर जो है 5 होते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कर्म के आधार पर क्रिया की जो है 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक में देखिए यानी कि बिना कर्म के, जिसमें कर्म पर जो है फल ना पड़े या कर्म के बिना हो, यानी कि कर्ता जो है मुख्य होता है। तो अकर्मक का अर्थ होता है कर्म के बिना, जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता और कर्म की अपेक्षा भी नहीं होती, यानी कि इच्छा भी नहीं होती, अभिलाषा भी नहीं होती, वह अकर्मक होती है। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वह क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती या कर्म पर जिसका फल न पड़े उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोर नाचता है, तो मोर जो है, मोर का संबंध किससे है? सीधा नाचने से है। ठीक है। बच्चा सो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है? सो रहा है। अगर यहां सीधी सी बात लगाओ कि अगर यहां पर क्या और किसको जो है लगाकर कोई वाक्य ना बने, यानी कि कोई प्रश्नवाचक वाक्य ना बने, ठीक है, तो वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। अगर ये क्या और किसको से कोई प्रश्न बनता है तो क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। देखो नीचे दे भी रखा है कि अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे लगाकर प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर नहीं मिलता तो वह क्रिया अकर्मक होती है। ठीक है जी। अब कई बच्चे करते हैं कि बच्चा सो रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है? कर जो है लगाकर, शब्द लगाकर जो है क्या है, उसमें प्रश्नवाचक बना देते हैं। लेकिन अन्य कोई शब्द नहीं जोड़ना है
उसी वाक्य में क्या लगाकर जो है पर्सन बनाना है। अगर पर्सन नहीं बनता है तो अकर्मक क्रिया है, और अगर पर्सन बनता है तो सकर्मक क्रिया है। ठीक है जी। सकर्मक क्रिया, सकर्मक यानी कि जिसमें कर्म की प्रधानता हो। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। जिन क्रियाओं का कर्म होता है और जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा करती है, यानी कि अभिलाषा करती है, इच्छा करती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है, यानी कि जिस क्रिया में कर्म पर जो है उसका फल पड़ता है, यानी कि क्रिया का फल पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, बनाना, काटना, बोना, धोना, सुखाना, भरना, लिखना, करना, देखना आदि जो है ये सकर्मक क्रिया है। देखो, रंजना टेलीविजन देख रही है। रंजना क्या देख रही है? यानी कि टेलीविजन के जगह पर क्या आ जाएगा? क्या। रोशन फल खा रहा है। रोशन क्या खा रहा है? फल खा रहा है। तो यहाँ पर क्या बन लगाकर जो है पर्सन बन रहा है ना, तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया होगी। अब सकर्मक क्रिया भी जो है दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक वो होती है, अभी मैंने बताया था कि अगर केवल उसमें क्या लगकर पर्सन बनता है तो एक कर्मक होगी। अगर दोनों ही लग जाए, यानी कि क्या और किसको लग जाए, तो वो क्या होंगे? द्विकर्मक होगी। देखो, एक कर्मक जिन सकर्मक क्रियाओं के साथ केवल एक कर्म होता है, एक कर्मक कहलाती है। जैसे माली फूल तोड़ रहा है। माली क्या तोड़ रहा है? फूल तोड़ रहा है। रीचा कपड़ों को सुखा रही है। रीचा क्या किसको सुखा रही है? किसको सुखा रही है? कपड़ों को सुखा रही है। यानी कि एक ही जो है इसमें क्या आना चाहिए? शब्द लगकर जो है पर्सन बनना चाहिए, या तो क्या या फिर किसको। अगर दोनों लग गए, क्या और किसको लग गए, तो वो क्या हो जाएगी? द्विकर्मक हो जाएगी। और एक इसमें क्या होता है कि अगर किसको और क्या लग जाए तो इसमें मुख्य कर्म और गौण कर्म हो जाता है। देखिए, द्विकर्मक में जिन सकर्मक क्रियाओं के साथ दो कर्म आते हैं, द्विकर्मक क्रियाएं होती है। जैसे दादी माँ बच्चों को कहानी सुना रही है। दादी माँ किसको क्या सुना रही है? अब देखो, किसको जो है यहाँ पर बच्चों के साथ में, ये तो क्या है? गौण कर्म है। तो यहाँ ध्यान रखना कि कर्ता के साथ में जो कर्म होता है वो गौण कर्म होता है, और जो क्रिया के साथ हो रहा है, क्रिया के साथ जो कर्म आता है उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य कर्म कहते हैं। तो इसमें दोनों प्रश्न बन रहे हैं, किसको भी बन रहा है और क्या भी बन रहा है। तो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। दादी माँ किसको क्या सुना रही है? दादी माँ बच्चों को कहानी सुना रही है। इस वाक्य में कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग किया गया है। क्या सुना रही है? प्रश्न का उत्तर है कहानी। और किसे सुना रही है? प्रश्न का उत्तर है बच्चों को। तो धोबिन कपड़ों को प्रेस कर रही है। अब धोबिन जो है किसको प्रेस कर रही है? प्रेस कर, यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो धोबी कपड़ों को प्रेस कर रही है, धोबिन जो है। माली फूलों को पानी दे रहा है। माली किसको क्या दे रहा है? माली फूलों को पानी दे रहा है। तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया का भेद हो जाएगा द्विकर्मक। ठीक है। एक कर्मक में ध्यान रखना कि क्या या किसको, दोनों में से एक आए जो शब्द लगकर पर्सन बने, और द्विकर्मक में किसको और क्या दोनों ही लगी। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं गौण कर्म भी होना चाहिए और मुख्य कर्म भी होना चाहिए। तो बच्चों जो है आज का कार्य जो है यहीं तक है। आगे जो हम प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद करेंगे अगली क्लास में। तो इसे आप अच्छे से सुनना, समझना और इसके जो है वाक्य लिखकर अभ्यास करना। धन्यवाद।